किसानवाणी के इस अंक के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, किसानवाणी कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचाना जो जरूरी है आपके लिए। हमारा प्रयास है कि जो भी नई खोज है, नई योजना है, नई फसल है, किस्म है, किसी तरह की कोई भी योजना के साथ या कोई वैज्ञानिक तरीका आया है जिससे आपकी खेती में उत्पादन बढ़े या आपकी जो फसल है वो बीमारी कीट से बचे और उसकी जो है गुणवत्ता बढ़े, ताकि हमारा जो किसान साथी है जो फसल बो रहा है उसके अच्छे दाम उसने मिले और वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो ये प्रयास हमारा रहा। और हम पूछा हर एक कार्यक्रम में एक प्रश्न जिसका जवाब आपने देना है, यानी आपने 6:45 तक उसका जवाब देना है। जिस फोन पे आप जवाब दोगे वो नंबर रहेगा 94 660 21 336। और प्रश्न हमारा रहेगा आज का कि बीजामृत किस तरह की खाद है। प्राकृतिक खेती से के लिए बीजामृत किस तरह की खाद है, इसका जवाब आपने एक बार फिर बता देना। मैसेज यानी SMS द्वारा हमारे इस फोन नंबर पर आएगा 94 660 21 336 94660 21336। 6:45 तक आपने 6:45 तक आपने अपने सवाल का जवाब जो है इस नंबर पर देना है। तो कार्यक्रम में जो आज के विषय लेंगे, सबसे पहले तो हम बात कर लें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की। एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा 18 अगस्त 2021 को पाम ऑयल मिशन की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें खासकर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के नाम से जाना। और सरकार ने जो खाद्य तेल है इनकी उपलब्धता बढ़ाने खातर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा अधिकतम तेल बाहर से आ रहा है, तो इसकी उपलब्धता बढ़ाने वास्ते 11,040 करोड़ रुपए का एक पाम ऑयल मिशन इसकी मंजूरी दी है। बात है कि इस मिशन के मुख्य उद्देश्य के हैं। एक तो यही है कि जो घरेलू खाद्य तेल है इसकी कीमत न कम करना, क्योंकि हमें बाहर से महंगे कीमत का जो है तेल खरीदना पड़ा है। दूसरा कि 2025-26 तक जब पाम तेल का जो घरेलू उत्पादन वो बढ़ाकर 3 गुना बढ़ा करके 11 लाख मीट्रिक टन करना है। ये हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य ये अब और मान लो कि 2025-26 तक पाम ऑयल तेल की खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर और साल 29-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक करना है। ये मुख्य उद्देश्य जो है इसके हैं, ताकि आप सब ने जो खाने योग्य तेल है, जो खाद्य तेल है, जो पाम ऑयल है, वो आपने सस्ते उस पर मिल सके, ताकि बहुत महंगा तेल आपने ना खरीदना पड़े। ये तो थी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की बात। और अब आप तक पहुंचावे एक भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है।
किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोगों को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल,
आए बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। अरीब आप बता दें, जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसमें हमारा का विषय रहेगा। तो कल का विषय में एक तो हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के ऊपर, दूसरी हम चर्चा करेंगे कि बाजरा और लोबिया की चारे की मिश्रित खेती, और बाकी जानकारी भी आपने समय समय पर देंगे। जब कल की बात आई है तो पहला क्यों ना आपके प्रश्न का हमारे पास जो उत्तर आया है उससे पहले आपने सुना दिया मौसम का हाल। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 71 और 19% रही। हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 36 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 3 अप्रैल तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, दिन के तापमान में गिरावट आने और हवा की गति अधिक चलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण जिले में 31 मार्च और 1 अप्रैल को कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई, छिड़काव, बुआई और कटाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। अब जो प्रश्न हमने पूछा था उसका जवाब हमारे पास आया है गांव बटेड़ी, जिला कुरुक्षेत्र, और लिखने हैं भावनी देवी डागर, रमेश गुज्जर, रियांश गुज्जर, सुनीता गुज्जर। इनका जवाब है जैविक खाद। और ऐसा ही प्रश्न हम हर रोज अपने इस कार्यक्रम में पूछे जो खेती से संबंधित है। इब क्यों ना आपने एक भजन सुना दिया।
दिन की जिंदगानी रबंदे चार घड़ियों मेरा, 2 दिन की जिंदगानी रबंदे चार घड़ियों मेरा, एक दिन सब न जाना रहोगा, एक दिन सब न जाना रहोगा, करे क्यों अंगाई मेरे भाई रे। ओ राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे। धोखा खागे दुनिया के मेले में, प्रीत करनिया धोखा खागे दुनिया के मेले में, मेल मिलाप बनाया रे उसने, हो मेल मिलाप बनाया रे उसने, बना दी जुदाई मेरे भाई रे। राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे। धर्म तय हटिए मतना, एक दिन फल मिल जाएगा, दीन धर्म तय हटिए मतना, एक दिन फल मिल जाएगा, कर ले जान हरि कर बंदे, हो कर ले जान हरि कर बंदे, करेगा सुनाई मेरे भाई रे। राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे। हो जी ओ राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे। हो जी बता दें आपने कि जो जीवा अमृत है वो एक जीवाणु खाद है, जैविक खाद है जिसे हम तरल जैविक खाद के रूप में जाना, और जो बीजा अमृत है वो बीज उपचार करने के लिए जीवाणु नाशक है। तो ये दोनों का आप दोनों ध्यान रखियो। अब बात कर लें कि बार बार प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो क्यों आप प्राकृतिक खेती की जरूरत है, तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। लेकिन उस तरह पहले आपने बता दें कि एक नंबर है जो है किसान कॉल सेंटर का। अगर आपकी कोई भी समस्या खेती से संबंधित हो तो ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है, आप कभी भी उस पर जो है फ़ोन कर सकें। और वो नंबर है 1551 1551। ये शुरू किया गया है केंद्र सरकार का। आप कोई भी जो अपनी समस्या है खेती से संबंधी तो इस पर आप फ़ोन कर सकें, और फ्री है इस पर फ़ोन करना, और अपनी समस्या का समाधान पा सकें। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम जो रासायनिक खेती से बार बार हटने की बात करें। जो प्राकृतिक खेती है उससे तो जो आपके उत्तम खाद्यान्न हैं उनमें जो अच्छी मात्रा में जो आपके विटामिन हैं, खनिज वो होंगे, और जो फसल है जो अनाज तक आप तक पहुँचाएगा स्वादिष्ट रहेगा। और जो प्राकृतिक खेती से पैदा कराया अनाज है और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होता, और जोखिम भी उसमें नहीं है, कुछ किसी वास्ते हानिकारक भी नहीं है। और ये क्या ले कि उससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, यानी जिन्हें आप पीछे कहते इम्यूनिटी इससे बढ़ जाए। और आपने देखा ही होगा पीछे कि जब बीमारी आई थी, एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, उसमें जो प्राकृतिक जो है फसलों की बहुत मांग आई थी,
उसमें बार बार बात की थी मोटा अनाज और प्राकृतिक रूप से जो पैदा अनाज है उसकी मांग बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती से पैदा के अनाज हैं उनमें जो ताकत ज़्यादा है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, आदमी मानस कम बीमार होगा, तो ये भी इसका फायदा है। दूसरा, हमने बाजार में जो कम जोखिम और महंगे जो फसल है उनकी हमारी जो निर्भरता है वह कम हो जाएगी, हमें एक अच्छा बढ़िया जो है अनाज मिलेगा, तो ये भी आपने रखना है। और घर के आसपास तो बीज, पोषक तत्व और दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी, पर्यावरण वास्ते भी अच्छा है, मानस वास्ते भी अच्छा है, और बाकी भी जो प्रकृति के हमारे मित्र कीट हैं उन सब के वास्ते भी बढ़िया है। आपकी धरती ने बंजर होने तक बचावेगी, यानी आपकी धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ावा है। तो ये बहुत से फायदे हैं प्राकृतिक खेती के, तो कोशिश करियो कि आप सहज ही एकदम, तो आपका जो दिल ना माने तो कोई बात नहीं, सहज आपने प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर बढ़ना है। और ये थोड़ी सी बात कर लें कि ट्रैक्टर जो है किसान की जान है। एक समय तो ऐसा था, आप बलदों में थे, आप बलदा हल चलाया करो थे, बलदा गला एलो चलाया करो थे, लेकिन भाई बलद तो रहे को नहीं, सबकी जो है किसान की जो जान है ट्रैक्टर हो गया। तो जिस तरह आपने उसमें बलदों की सेवा करनी थी, नहाने धुआने, अच्छा अनाज खवाना, उन पर गोबर नहीं लगन देना, इस तरह जी आपका बलदों की जो जगह है ट्रैक्टर ले ली है, तो ट्रैक्टर का भी आपने जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रैक्टर जो है सही नहीं होगा, यानी ख़राब होगा, तो आपने नुकसान होगी और भाई आपके जो खर्चे में बढ़ जाएंगे। तो ट्रैक्टर में आप देखो बहुत चीज़ें हैं, एक तो ट्रैक्टर में विद्युत प्रणाली है, एक प्रणाली है, एक हाइड्रोलिक प्रणाली है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके ट्रैक्टर में हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, यानी समय समय पर इनकी जांच करनी। इस तरह हाइड्रोलिक प्रणाली की बात कर लें तो इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है कि ट्रैक्टर के गला है जो जितने भी यंत्र हैं उन्हें ऊपर उठाना, नीचे गिराना। कृषि यंत्र ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, इसने नहीं, इसमें हाइड्रोलिक लीवर का प्रयोग हुआ है। तो ट्रैक्टर के गला जुड़ने जितने भी कृषि यंत्र हैं उनको खेत में काम करते समय मोड़ पर उठाना बहुत जरूरी है। जे मोड़ पर ना उठाएं तो इसके टूटने का भय रहेगा, और जो लीवर है कृषि यंत्र की गहराई पर निर्भर करेगा। हाइड्रोलिक प्रणाली में हर 60 घंटे के बाद तेल का स्तर चेक करना बहुत जरूरी है। जी आप उसका तेल का स्तर नहीं चेक करोगे तो भाई गड़बड़ होगी, तो इस वास्ते जरूरी है। और जे तेल का स्तर कम हो तो इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। या हाइड्रोलिक प्रणाली है। एक आप में होगी ट्रांसमिशन यानी गियर बक्स प्रणाली। इस प्रणाली का जो मुख्य भाग क्लच है, और क्लच का जो मुख्य कार्य है ताकत के हिसाब से इंजन के गियर बक्स का अलग करना। ध्यान रखना पड़ेगा जो ट्रैक्टर चलाते समय ट्रैक्टर आराम से जो है क्लच पायदान पर पैर कभी न रखें। पायदान पर पैर उसी समय रखें जब माना क्लच का प्रयोग करना हो, कई बार उसके ऊपर भाई पैर धर के रखें। और गियर बदलते समय क्लच तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो क्लच फिसलेगी तो ट्रैक्टर रोक कर ठीक कर लें, नहीं तो क्लच प्लेट ज़्यादा रगड़ा खा जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और मान लो फिर आपने बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बदलवानी पड़ेगी वह। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। और क्लच पायदान में लगभग 18 मिलीमीटर का ढीलापन होना जरूरी है, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। हमने बात की विद्युत प्रणाली की, तो ट्रैक्टर की विद्युत प्रणाली का काम करना भी, ठीक से काम करना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि आपका जनरेटर, स्टार्टर, कटआउट, बैटरी, इन सब का अपना पूरा ख्याल रखना है। जो आप इनका ख्याल नहीं रखोगे तो ये थोड़ी खराब होंगी, आपका खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ेगा तो ये मान लो कि आपकी फसल की लागत भी है, और आपकी जो ट्रैक्टर मशीनरी है यह भी थोड़ी खराब। आमतौर पर इसमें बेल्ट की हम बात कर लें तो बेल्ट 6 से 12 मिलीमीटर उसमें ढीलापन होना चाहिए। जे बेल्ट ज़्यादा कसी हुई होगी तो गिसावट ज़्यादा होगी, जे बेल्ट ज़्यादा ढीली होगी
तो उसका जो डायनामो ठीक नहीं चल लगा और बैटरी चार्ज नहीं होगी, यानी इसका मतलब है घड़ी डी भी तंग करेगी, घड़ी कसी भी तंग करेगी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, जो इन बातों का हम पूरा ख्याल रखेंगे तो आपकी जो ट्रैक्टर है, जो मशीनरी है, वो एकदम सही रहेगी। अब जिस तरह सहन प्रणाली की बात हम कहते हैं, इसका मुख्य जो है कि इंजन है। जितने भी इंजन तहत चलने वाले पुर्जे हैं उनका घर्षण कम करना है। तो इस वास्ते ज़रूरी है कि संप में मोबाइल जो तेल है उसका स्तर हमेशा जो निर्धारित स्तर है, जो तारे ख्यात है, उस पर होना चाहिए। और जहाँ ग्रीस की जरूरत है वहाँ ग्रीस आना चाहिए, वहाँ ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। यूँ भी देख लो कि कहीं रिसाव तो नहीं है, जो रिसाव होगा तो उससे कारण तेल का स्तर भी कम हो जाएगा और इंजन में काफ़ी नुकसान होगा। तो यानी छोटी छोटी सी बात है जो आपने ख्याल रखनी है। जो इन बातों का ख्याल रखोगे तो जो आपके आज के समय की ये बड़द है यानी ट्रैक्टर ठीक रहेगा और भाई आपकी खेती बढ़िया होगी। और जब आपकी खेती बढ़िया होगी भाई लागत भी कम आएगी, फिर तो मज़ा ही मज़ा। तो किसान वाणी के इस अंक के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसकी गलाए आज के किसान वाणी के इस अंक का समय समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने की दारे की राम राम।